वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के मैनेजमेंट पेपर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल इंडस्ट्री काम करता है इंडिया में, खासकर अपने देश में हम लोग बातचीत करेंगे। केमिकल इंडस्ट्री के अलावा आज हम लोग स्टडी करने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपने ये जो दोनों इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अपना इंडियन इकोनॉमी में, वो भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री में पढ़ा अपने कि इंडिया में जो ज़्यादातर इंडस्ट्री जो काम करता है, अगर प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे जो एग्रीकल्चर है हम लोग का, माइनिंग है, वो प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में जो उसके बाद जो आता है, जो प्रोडक्शन जो कर सकता है, तो वो जो भी इंडस्ट्री है हम लोग क्या आता है, सेकेंडरी में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल इंडस्ट्री में क्या है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैकेनिकल जाना, इलेक्ट्रिकल जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स जाना, उसके अलावा बहुत सारे हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग देखते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये क्या रोल अदा करता है इंडियन इकोनॉमी में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कि दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल केमिकल्स। शायद नाम से ही आप लोग को पता चला केमिकल इंडस्ट्री, तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो केमिकल प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाता है, केमिकल इंडस्ट्री कहलाता है। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें हम लोग तो केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, लाइक रॉ मटेरियल में ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हुआ, एयर, वाटर, मेटल्स, मिनरल्स, और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। करीब 70,000 प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं। उसके लिए जिस इंडस्ट्री का हम लोग को ज्ञान चाहिए, जिस इंडस्ट्री में वो जाता है, उसे को बोलते हैं हम लोग केमिकल इंडस्ट्री। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है जी, या आप बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी। इट इन्वॉल्व्स विद द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। ये बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, जो भी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, उसको पूर्ति करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब मटेरियल बनेगा, कन्वर्ट होगा, तो उससे आवश्यकता की पूर्ति होगी ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आपको केमिकल इंडस्ट्री का होना बहुत आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इस मायने में। चलिए हम लोग इसके बाद देख लेते हैं दूसरी जो इंडस्ट्री है जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग्स। जो भी क्लॉथ्स को लेकर जो भी जितने फैक्ट्रीज होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, वो सारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाता है। और वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जैसे कपास से आप बनाते हैं, तो कपास कहाँ पे होता है, खेती करते हैं कपास की, तो कपास की खेती करते हैं, उससे जो जनरेट हुआ, उससे जो आया, उसको भेजा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके बाद वहाँ से हम लोग को जो चाहते हैं वो मिल जाता है, उसका निर्माण किया जाता है कपड़े का, फिर कपास से। उस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। दिस सेक्टर इज यूनिक, इट हैज जनरेटेड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया। तो आप देखते हैं कि जो भी जनरेट होता है, जो भी आप देख पाते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सनस बहुत सारे इन्वॉल्व हैं हम लोग के देश में। अगर देखा जाए तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलता है इस सेक्टर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। आप सुनते होंगे सूरत में हो और कई स्थान पे हम लोग अपने देश में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। पता चलता कहाँ गए थे, तो मैं जहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो ये इंडस्ट्री की ही देन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देन है कि आज वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो भी उस इंडस्ट्री में हैं। इवन अनस्किल्ड हैं तो उनको स्किल्ड बनाया जाता है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के करके और वहाँ पे वो थोड़े अर्निंग कर लेते हैं, उनको जॉब मिल जाता है, उनको रोजगार धंधा मिल जाता है। तो ये इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार दूसरी ऐसी आपको सेक्टर, दूसरा ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन इस सेक्टर की बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एकदम बेसिक नीड्स से आवश्यकता है। इसमें बेसिक नीड्स की बात हो रही है। कपड़े, आप जानते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो रोटी की बातचीत करें तो रोटी तो मैंने बताया है कि आपको जो भी किसान लोग हैं जो आपको डिपेंडेंट होते हैं आपको खेती पे,
तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट होते हैं, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स हुआ। जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं तो प्राइमरी सोर्स हुआ। प्राइमरी सोर्स ये है सारी चीज़ों का, चाहे वो खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, सब खेती से ही होता है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अगर किसी चीज़ की बारी आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर तो खुद ही लोग करते हैं, उसमें जॉब और रोजगार ज़्यादा नहीं, वो खुद का धंधा हो गया, सेल्फ बिजनेस। मीन्स आपके पास खेती है, आप किस चीज़ को उपजाते हैं, धान गेहूँ कुछ भी। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करता है ना, वो जॉब देने का काम करता है, रोजगार धंधा देने का काम करता है। इसी कारण ये स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन्स को रोजगार देने का काम करता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें डेली कुछ ना कुछ काम होता रहता है, लगातार कंटिन्यूअस में काम होता रहता है, तो ये आपको जॉब देने का काम करता है। ठीक है जी। तो ये आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल स्टडी किया। एक और इंडस्ट्री जो बहुत फेमस है, जिसकी चर्चा हमेशा किया जाता है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे वो डिपेंडेंट होता है, एग्रो इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में, एग्रो इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि एग्रो इंडस्ट्री आखिर है क्या। एग्रो इंडस्ट्री जब जानेंगे हम लोग, एग्रो इंडस्ट्री के बाद हम लोग जो सीखेंगे वो मैं आपको लेके चलूँगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक। मैं समझता हूँ आज के दौर में शायद ही कोई पर्सन और शायद ही कोई युवा हो जो ग्लोबलाइजेशन का नाम नहीं सुन रहा हो। तो ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या, ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है, ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, ग्लोबलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सारा स्टडी करेंगे इसी लेक्चर के दरमियान। आप बड़े गौर से समझिएगा, सुनिएगा। इस लेक्चर को आप हमेशा के लिए रखिएगा, बार बार संभव हो तो देखिएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे जनरली आपको पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो उससे पहले कि मैं ग्लोबलाइजेशन की बातचीत करूं, अभी एक इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम एग्रो इंडस्ट्री। तो मैं इसको मिटाकर उसको लिखता हूं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, तो बेहतर होगा, समय की आपकी बचत हो जाएगी। तो देखिए, आज हम लोग एग्रो इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एग्रो इंडस्ट्री क्या है, तो इसमें लिखा हुआ इट इन्वॉल्व्स फूड एंड बेवरेजेस, tobacco products, paper and wood products, textiles, footwear, leather products and rubber products. The industry converts raw agriculture materials into value-added products and generates income and employment. तो ये क्या करता है, एग्रो इंडस्ट्री है। तो एग्रो इंडस्ट्री क्या करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को लाता है इंडस्ट्री में, और वहाँ से जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको वो पूर्ति करता है, उसको वो प्रोड्यूस करता है। और तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड से रिलेटेड, मीन्स भोजन से रिलेटेड, जो इतना भी भोजन आप देखते हैं, तो आप दाल चावल जो भी चीज़ होती है उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, मकई से चीज़ें बनाई जाती हैं, चना से चीज़ें बहुत सारी बनती हैं। तो जो चीज़ें बनती हैं वो बनाने का काम कौन सी इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री। इसका नाम से आपको पता चला, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, कम्प्लीटली वहीं से वो चीज़ उठाया और उसे बना के बेच दिया वो। ठीक है, तो कन्वर्ट किया, रॉ एग्रीकल्चर कन्वर्ट्स इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो भी जिसका यूज़ है। जब सपोज आप चना लेते हैं तो चना से सत्तू बनाया जाता है, वो भी इसमें आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, बेवरेजेस हो गया, टोबैको हो गया, पेपर हो गया, वुड प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फुटवियर हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गया, रबर का जितना प्रोडक्ट्स आपको बनता है, तो वो सब कहाँ से आता है, वो मुझे पता है, हम लोग को पता है कि वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है जो हम लोग को प्रदान करती है, एग्रो इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर की चीज़ों को उठाती है और जो उनको बनाने का रहता है, जो एक प्री प्लांट जो बनाने का रहता है उसका मशीन, उससे वो कन्वर्ट कर देता है और हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पर बहुत सारा चर्चा मैंने आपको कर दिया, अपने लैंग्वेज में आप लिखना सीखिए। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैंने अभी बातचीत किया, ग्लोबलाइजेशन की चर्चा मैंने किया। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन मैं पहले लिख देता हूँ ग्लोबलाइजेशन है क्या, उसके बाद मैं इसको सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन का बेसिक आप देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं ग्लोबलाइजेशन का असली सेंस क्या होता है।
फिर मैं इसको थ्योरी आपको लिखा दूंगा, मैं इसमें डिस्कस करके बताऊं। तो सिंपल सा ग्लोबलाइजेशन का आप मतलब समझिए। ग्लोबलाइज मीन्स आप अभी के दौर में सुनते होंगे, लगातार ये सुनने में आता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है पूरी दुनिया का सिमटना। पूरी दुनिया का सिमटना ग्लोबलाइजेशन मीन्स कैसे हुआ दुनिया का सिमटना, वर्ल्ड का सिमटना कैसे हुआ वो। तो आप यूँ समझिए कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है। तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण क्या होता है कि दूर जो हम लोग पहले सोचा करते थे वो चीज़ बहुत दूर है। अमेरिका बहुत दूर है, ब्रिटेन बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन अब हम लोग चंद मिनटों में सारी चीज़ें को या तो आवागमन हम लोग को आसान हो गया है, या फिर किसी चीज़ का ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी इतना आसान हो गया कि मैसेज तुरंत वाले पहुँच जाता है, लोग वहाँ तेज़ी से पहुँच जाते हैं, मैसेज पहुँच जाता है, चीज़ें पहुँच रही हैं, एक देश से दूसरे देश में चीज़ों का ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो ये जो चीज़ें आसानी से हो जा रही हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या नाम दिए हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रकार का श्रिंकिंग दी वर्ल्ड, हम लोग को इंटरकनेक्टिंग दी वर्ल्ड, इंटरकनेक्टिंग दी वर्ल्ड या कंट्रीज। तो इंटरकनेक्शन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या है वो जी, ग्लोबलाइजेशन है। तो मैं इसका बेसिक डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, मेरा अपना लैंग्वेज होगा, आपका लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अभी तत्काल मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको, ग्लोबलाइजेशन है क्या, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर लिखा है। लैंग्वेज आप ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, जो देशों के बीच जो फास्ट मूवमेंट हो रहा है, या तो लोगों का, या फिर टेक्नोलॉजी का, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये जो चीज़ें फास्ट इंटरकनेक्शन हो रहा है, तेजी से आदान प्रदान हो रहा है, इसी के कारण इसका नाम दिया गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स पूरा वर्ल्ड को बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरी दुनिया इधर से उधर तुरंत भर में किसी चीज़ को, किसी सामान को, किसी टेक्नोलॉजी को, किसी मैसेज को तुरंत भर में रैपिड फायर की तरह हम लोग क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं एक जगह से दूसरे जगह। माने रहता कितने हजार किलोमीटर है उसका स्थान, हम लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, कुछ घंटों में ही हम लोग फिजिकली उस वस्तु को या किसी पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आई वो अब क्या कहला गया, हम लोग को ग्लोबलाइजेशन कहला गया। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है, जिसके कारण क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंटरचेंज हो रहा है तेजी से, फास्ट। उसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इसके क्या फायदे हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन आप यूं समझिए कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो देशों के बीच जो फास्ट इंटरकनेक्शन होता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर हो, ह्यूमन बींग्स को लेकर हो, पर्सन्स को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर हो, पीपल को लेकर हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हो, चाहे वो मैसेज को लेकर हो या और भी चीज़ें उसको लेकर हो, किसी फील्ड को लेकर ये आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें क्या कहलाती हैं, ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। बहुत ही फेमस वर्ड आज के डेट में है ग्लोबलाइजेशन। इस पर आप चाहें तो आप बहुत लंबा एक नोट्स बना सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। मैंने इसको तेजी से यहाँ पर बताने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। इसको आप अपने लैंग्वेज में आप इसको बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं आप इसके अंदर। फैक्टर्स क्या है, आखिरकार कौन सी चीज़ें जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ इस पूरे अपने वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया, ग्लोबलाइजेशन क्यों आया। तो ग्लोबलाइजेशन का दौर था, आप याद कीजिए, पहले एक ज़माना था कि हम लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, अगर मैसेज को अगर भेजना है यहाँ से दूसरे देश में या अपने कंट्री में ही एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो बहुत वक्त लगता था। उस चिट्ठी को आपने लिखा, एक जगह से दूसरे जगह गया, उसको वक्त लग जाता था, 10 दिन 20 दिन महीने लग जाते थे डाकिया के द्वारा। उसके बाद आ गया हम लोग को थोड़ा सा फ़ोन कॉल्स आ गया, फ़ोन का सिस्टम आया। तो फ़ोन से क्या करते थे हम लोग, तेज़ी से करते थे, लेकिन उसमें सब लोग के पास वो सुविधा थी नहीं, चूँकि बहुत महंगा हुआ करता था, बहुत कॉस्टली हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, आजकल ऐसे ऐसे माध्यम आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। आप जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आपको फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो,
देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण क्या है, आज पल भर में हम लोग क्या करते हैं, वैसे इधर से उधर कर देते हैं। अगर फिजिकली बातचीत करें तो इतने ट्रांसपोर्ट बढ़ गए हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं एरोप्लेन के द्वारा हो या फिर पनडुब्बी जहाज के द्वारा हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री बहुत आसानी से सामानों का आदान प्रदान हो रहा है। ट्रेनें हैं जो पूरा जाल की तरह पूरे देश में बिछी हुई हैं, तो ट्रेनों के कारण भी बहुत आसान हो गया चीज़ों को इधर से उधर करना, तो सुविधा हो गया। एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचाने क्या हो गया, आसान। पहले हम लोग डिपेंडेंट होते थे ट्रक पे, अगर बहुत ज़्यादा माल संख्या में है, बहुत बड़ा एक थोक में अगर है तो उसको पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता था, उसके लिए हम लोग को 10 गाड़ियाँ लगती थी ट्रक। लेकिन आज आप ट्रेन मालगाड़ी चला करता है, मालगाड़ी को आप जानते होंगे, बहुत लंबी लंबी मालगाड़ियाँ चलती हैं, 50 डब्बे का, 60 डब्बे का, और वो एक जगह से खुलती हैं और देखते ही देखते करोड़ों का सामान, करोड़ों का गुड्स जो भी है एक जगह से दूसरे जगह क्या करती हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं किसके कारण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। आप देखते होंगे कोई भी कही हुई बात पहले पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है किसी देश में, इंटरनल पता नहीं चल पाता था हम लोग को किसी माध्यम से। एक ही माध्यम था जब हम लोग बचपन में थे, तो एक टीवी का माध्यम था और एक रेडियो का माध्यम था, वो भी पूरा डिटेल नहीं बताया जाता था, एक सूचना दी जाती थी। लेकिन आज हम लोग हर दिन हर पल किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के राष्ट्रपति कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब मीटिंग होने वाली है, ये सारी चीज़ें आप पल भर में जान जाते हैं। क्यों? यही ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन को, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ऐसा हुआ, टेक्नोलॉजी आज बहुत एडवांस हो गया, तो इट हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, से आ गया अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी लंबी दूरियों को पल भर में तय करके आपके पास वो चीज़ें पहुंच जा रही हैं। और उसके कारण हो क्या रहा है, लोअर कॉस्ट, जो पैसा भी आपको है लाने का जो पहले लगता था वो भी कम गया, उसमें भी कमी आ गई है। आपको आसानी से कम पैसे में अगर माल आपका बहुत ज़्यादा डिलीवर करना है तो बहुत कम पैसे में हो जाएगा। आज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप मैसेज, बड़े बड़े मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आप तुरंत भर में आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बदले मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 5-10 पैसे का भी कॉस्ट नहीं लगता होगा अगर देखा जाए पूरे ओवरऑल तो। लेकिन पहले चिट्ठियाँ लिखा करते थे, वक्त भी लगता था, पैसे भी लगते थे, 1 रुपये 2 रुपये जो भी लगा करता था उस दौर में, उस ज़माने में 25 पैसे 50 पैसे। तो ये चीज़ें आपको आ गई हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ग्लोबलाइजेशन लिखा है। ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है यहाँ टेक्नोलॉजी आने के कारण ग्लोबलाइजेशन का हुआ। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा की। मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियाँ हैं वो क्या की कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की जो फॉरेन से लाकर वो वहाँ पर रखना शुरू किए और वो माल आपको तक पहुँचा देते हैं। तो अगर आपको अमेरिका से कोई माल कोई चीज़ पसंद आ गया, अमेरिका में वो चीज़ है, तो आप डायरेक्ट उसको ला नहीं सकते थे, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी क्या की, वो आप तक पहुंचाने का काम की। आप देखते होंगे अपने देश में चाइना का बहुत सारा मोबाइल फ़ोन्स है, चाइना का बहुत सारे सामान है, तो आप डायरेक्ट अगर चाहते तो मंगा नहीं सकते थे, लेकिन ऑटोमेटिक आप जाते हैं इंडियन दुकान में जो भी जाते हैं, आपको चाहिए तुरंत भर में हैंड ओवर हो जाता है। जबकि वो चाइनीज़ सामान है, वो अमेरिका का बना हुआ है, वो फ्रांस का बना हुआ, इंग्लैंड का बना हुआ, लेकिन आपको हाथों हाथ मिल जाता। तो मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस मायने में देखते हैं। तो तीसरा हम लेते हैं लोअर टैरिफ। उसके कारण क्या हो गया, लोअर टैरिफ यानी आपको आने जाने का जो भाड़ा हो गया वो बहुत ही कम हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, लोअर कॉस्ट हो गया। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट का ही बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। ड्यू टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट ग्लोबलाइजेशन का भी दौर आया। ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई तभी तो आज बसें खुला करती हैं इधर उधर के लिए, बहुत दूर दूर बहुत लंबी दूरियां तय करके बसें खुला करती हैं। इलेक्ट्रिक बसेस का भी आगमन हो चुका है, बहुत लंबी लंबी दूरी हम लोग चला करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत आसान हो गया, इम्प्रूव हुआ है, जाले बिछ गए ट्रेन का, और बहुत सारे ऐसे बस हैं, ऐसी बसेस हैं जो लंबी लंबी हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। पहले का ज़माना ऐसा नहीं था, कुछ पल की ही दूरी हम लोग जाया करते थे, लोग पैदल जाना पसंद करते थे, उसके बाद कुछ दूरी ट्रेवल करते थे, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अगर ज़्यादा जाना रहता था तो 2, 3, 4 बस हम लोग चेंज करके जाया करते थे, बहुत वक्त लग जाता था, बहुत समय लग जाता था। लेकिन अब समय की बचत है, पैसे की बचत आपको है, सब चीज़ की बचत हो रही है आपका। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन को आपको बता रहा है कि यही तो ग्लोबलाइजेशन है, श्रिंक हो गया।
आसान हो गया, एक जगह सिमट गया, लगता है पूरी दुनिया एक जगह सिमटी हुई है ना जी। तो ये देखिए लेबर मोबिलिटी, आखिरकार लेबर भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। न तो अगर बिहार के पहले लोग थे तो बिहार में ही ज़्यादातर वो नौकरियां किया करते थे, आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाइए तो ज़्यादा इधर उधर लोग नहीं जाया करते थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कमी थी, या एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो फिर सालों बाद लौटते थे वो, क्योंकि कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन आज का क्या है, दौर बदल चुका है। आज आसानी से यहाँ का लेबर दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं। दिल्ली की कंपनियों को अगर लेबर चाहिए तो बिहार से आपको मंगवा लेते हैं, जो कि आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। कुछ रुपये खर्च करके बाय ट्रेन बाय बस यहाँ से वहाँ तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं विद इन आवर्स। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैपिटल मोबिलिटी, आपको पता है कि जो भी है जो शहरें हैं, जो राजधानी है, एक दूसरे से इतनी आसानी से जुड़ चुकी हैं। 5 महानगर है, लगता ही नहीं है कि हम लोग उससे दूर पर रह रहे हैं। आप दिल्ली से सामान मंगाना चाहेंगे, दिल्ली दूर है, लेकिन आप जानते हैं कि तुरंत भर में 1 से 2 दिन में आपको डिलीवरी हो जाता है। ऑन दी सेम डे भी कभी डिलीवरी का आपको प्रावधान कई कंपनियों ने किया है, मल्टीनेशनल कंपनियों ने। तो ये सारी सुविधा आप देख रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। देखिए भाई, हमने अपने तरफ से इसको आपको बता दिया, अब ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं आप हैं। आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इसके लिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको वर्ड्स सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए। सेंटेंसेस आप तेजी से फॉर्म में कर पाएँ, फॉर्मेशन उसका कर पाएँ, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर में वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि 6 सेमेस्टर में इसी कारण पढ़ाया था कि मुझे यकीन है कि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो ऑलरेडी इसमें दक्ष होंगे, वो तेज़ी से इसको लिखकर और अच्छा नंबर मैनेजमेंट पेपर में वो लाएंगे। चूँकि हर डिपार्टमेंट को पढ़ना है ये मैनेजमेंट पेपर, तो मैनेजमेंट पेपर में इसलिए हर डिपार्टमेंट को लास्ट में बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो पॉलिटेक्निक करने के बाद वो हो सकता है किसी सेक्टर में उनका एंट्री हो जाए। मैंने अभी सेक्टर का बातचीत किया था, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हो, या और भी जितना एग्रो इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसमें जाएँ तो उससे पहले इनको बता दिया था किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, कि हर वर्ड को उनको मीनिंग बता दिया था। तो आप इसका लिखना सीखें खुद ही से। अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ताकि देखिए केवल एडवांटेज नहीं है। मैंने यहाँ पर देखिए अभी जो शुरू से चर्चा किया, तो इतनी देर में आप ये समझ पा रहे हो कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन यानी बहुत अच्छी चीज़ है, राइट, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं जो आपके दिल में अभी नहीं होगा, दिमाग में नहीं होगा, लेकिन जब मैं लिखूँगा तो आपको लगेगा कि यस है। तो ड्यू टू किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं पे उसका हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अभी तत्काल हम लोग देख लेते हैं इसका, इधर मैं एडवांटेज लिखूँगा, इधर डिसएडवांटेज लिखूँगा, बस कुछ पॉइंट्स लिखूँगा, उसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है जी। तो मैं इसको मिटा कर लिख रहा हूँ, आप वेट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज में देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तो बढ़ा एक तरह से आप देखा जाए तो, मतलब देखिए नज़रिया है देखने का कि एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा है, रोजगार बहुत सारा आया है। चूँकि आपको दूसरे देश वाले भी मौका दे देते हैं, उसके कारण जो कंपनी आई है वो अगर सेल कर रही है तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल्स की दुनिया हो, मोबाइल कंपनी की दुनिया या और भी सेक्टर हो। दूसरा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए रोजगार अगर बढ़ा है लोगों का, तो पहले अपने जगह पे रह के वो जो भी डिपेंडेंट थे खेती बाड़ी पे, लेकिन अब वो दूसरे जगह पे जाके ग्लोबलाइजेशन के कारण वो उनको मौका मिल रहा है दूसरे कंट्री में जाकर कमाने का, पैसे ज़्यादा कमाने का। तो उनका हाई जो लेवल ऑफ लिविंग है उसमें इंक्रीमेंट हुआ, वो बढ़ा है आपका सभी लोगों का। चलिए इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन, देखिए आपको पहले कम पैसा मिला करता था लेकिन अब ज़्यादा पैसा मिलता है, ये है इसका मीनिंग, यही हुआ कॉम्पनसेशन का। यहाँ पर कहने का सेंस यही हुआ कि पहले आपको कम पैसे में भी वो काम कर लिया करते थे, लेकिन अब उनको उसी के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। डिसएडवांटेज में देखते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ा। कैसे? इसको आप इस तरीके से समझें कि जैसे अपना इंडिया जो है, भारत देश है, अब दूसरी कंट्री आती हैं और कोई अगर मोबाइल कंपनी की दुनिया है और उसके जगह पे कोई अच्छी कंपनी आ गई
और उसने अपना रुतबा जारी रखा हो, कम रेट पे उस चीज़ को बेचते हैं, तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। मीन्स यहाँ के खुद जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा और दूसरे के लोग वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो खुद क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती चली गई। डोमिनेंट ग्लोबल ब्रांड्स, वही मैं बातचीत कर रहा हूँ कि ब्रांड्स जो है अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कंट्री के ब्रांड्स डोमिनेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे अपने इंडिया का जो बना हुआ देखते हैं, मेड इन इंडिया ज़्यादा नहीं, और दूसरे मेड इन चाइना वाले आके, मेड इन जापान आके, मेड इन अमेरिका, मेड इन ब्रिटेन, वो आके अपना रुतबा और अपनी पहचान बना ले रहे हैं, क्योंकि कम रेट्स पे मिल जाते हैं, बहुत सारी क्यों में बहुत सारे फीचर्स के साथ आते हैं और लोगों के अंदर वो छा जाते हैं। और लोग देखते, उस समय ये नहीं देखते कि वो मेड इन इंडिया के, मेड इन चाइना, उनको अच्छा लग जाता है वो उठा लेते हैं। कई लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती कि वो सामान कहाँ का बना हुआ है, कहाँ से आया, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है जी। तो डोमिनेट उसके कारण क्या हो गया है, डोमिनेट ग्लोबलाइजेशन आने के कारण क्या हो गया कि इंडियन इंडस्ट्री पे बाहरी का जो इंडस्ट्री है दूसरी कंट्री का बहुत सारी चीज़ें डोमिनेट कर गई। ये डिसएडवांटेज कहलाएगा, क्योंकि अपना देश है तो अपने देश के लोग अगर अपने देश से बनी हुई चीज़ अगर खरीदेंगे तो इसका इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इकोनॉमी पर भी असर पड़ा है इस कारण से देखा जाए तो। राइट रेस, भाग दौड़, तेजी से लोग, वो कंपनी कुछ ऑफर दी, वो कंपनी कुछ ऑफर दी, इंडियन कंपनी ने ऑफर दिया ये तो बाहरी कंपनी कुछ और ऑफर दी। तो मीन्स अपनी मर्जी के मालिक हैं, कभी कोई कंपनी कुछ ऑफर दे दी, कभी कुछ कम, तो उनके कारण उनका प्रॉफिट में भी कम आ गया। यानी कहने का मतलब एक रेस की तरह हो गया लोगों में और कंपनी में, एक कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज माना जाएगा। तो डोमिनेट कर रहा है जो बाहरी कंपनियां, वो डोमिनेट कर रही है और इंडियन कंपनी पिछड़ती चली जा रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो अब नज़रिया देखने का, मैं पहली बात की तरफ मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट भी देता है, एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ा, दूसरे मैं बोला अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। आखिर का दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अब दूसरे सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी है और उसके आने से कई जगह एम्प्लॉयमेंट में घटाव, मतलब कमी भी आई है। और भी हो सकता था, एम्प्लॉयमेंट आने से रोजगार बढ़ा और भी हो सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या नहीं होता, मीन्स डोमिनेट नहीं होता अपने इंडियन इकोनॉमी पे, अपना जो इंडियन इंडस्ट्री उस पर डोमिनेट नहीं होना चाहता फॉरेन जितनी भी इंडस्ट्री है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ग्लोबल ब्रांड्स आकर यहाँ पर ये कर दी, तो शायद मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, आखिर कौन से बैरियर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, बैरियर्स, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद तब नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी तक कल आपको इस जो भी मैंने लेक्चर किया, इस लेक्चर के दौरान आपको कोई किसी प्रकार का समझने में कोई दिक्कत हो तो देखिए हेल्पलाइन नंबर 7050403084 व्हाट्सअप नंबर भी है। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों से डाउनलोड करवा सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारे पेपर्स हैं पढ़ने के लिए, जो भी आपको इच्छुक लगे। अभी अफोर्डेबल प्राइसेस पे चल रहे हैं सभी कोर्सेज, तो आपको पैसे की बचत हो जाएगी, समय का ही बचत हो जाएगा, आप बेहतर ढंग से सीख भी पाएंगे। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि मेरे साथ बने रहिए, आप पूरा जो ही वीडियो देखिए पूरा अंत तक देखिए, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको। लास्ट जाते जाते आपको लगने नहीं लगेगा कि मैं मैनेजमेंट का मैं एक जानकार व्यक्ति हो गया हूँ मैनेजमेंट पेपर का। लेकिन उसके लिए धैर्यपूर्वक जो भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स, उसको आराम से देखिए शुरू से 20-25 मिनट धैर्य बना कर एक जगह बैठकर आराम से एक जगह शांत जगह पे आप उसको समझने की कोशिश किए। कॉपी कलम लेकर संभव तो बैठिए, एक अलग से नोट्स बना लीजिए, खुद ही देख कर भी बना सकते हैं, चीज़ों को समझकर भी खुद से लिखने की कोशिश करके भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।